गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 165। प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम साइंस के प्रश्नों पर, ठीक है। और उसमें भी जो है फिजिक्स है, मतलब भौतिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 165 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए 22 से 25 प्रश्न तक 150 में से यूपी पीसीएस में साइंस के पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है साइंस। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके लिए मापन की इकाई है? रोशनी, समय, एक वर्ष में पृथ्वी पर कुल सौर ऊर्जा घटना या दूरी? दूरी की इकाई या प्रकाश वर्ष, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। देखिए यह लगभग 951 ट्रिलियन किलोमीटर है और यह मुख्य रूप से बहुत दूर के आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.4 इंटू 1015 मीटर होते हैं। और पारसेक जो होती है वो इसकी अधिनियमित इकाई है, ठीक है, अधिमानित इकाई है। और प्रकाश जो है 1 नैनोसेकंड में लगभग 1 फुट की यात्रा करता है। और एक प्रकाश वर्ष में 0.30666016 पारसेक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है? विद्युत चुंबक, घोड़ा जूता चुंबक, बेलनाकार चुंबक, ये सारे के सारे। देखिए विद्युत चुंबक भी कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है, घोड़ा जूता चुंबक भी, बेलनाकार चुंबक भी, ये सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। तो चुंबक की बात करें तो चुंबक वह वस्तु है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक चुंबक अन्य चुंबकों या चुंबकीय सामग्री को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। देखिए जब दो चुंबकों को एक साथ लाया जाता है तो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी पीछे हटाते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक और कुछ नहीं बल्कि लोहे का अयस्क है, जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। बार चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और विद्युत चुंबक, ये जो है कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है, ठीक है। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रक्षेपित ब्लू शिफ्ट दर्शाता है क्या? तारा जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है, तारा विराम अवस्था में है, तारा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, या तारे का तापमान घट रहा है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में प्रक्षेपित ब्लू शिफ्ट दर्शाता है कि तारा जो है पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तारा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ब्लू शिफ्ट की बात करें तो ब्लू शिफ्ट जो है किसी वस्तु के प्रकाश का नाम है, और जब वह हमारी ओर जो है बढ़ रही होती है, ठीक है, यदि तारा जो है पृथ्वी की ओर बढ़ रहा हो तो इसे जो है ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। रेड शिफ्ट की बात करें तो किसी वस्तु के प्रकाश का नाम है रेड शिफ्ट, जब वह हमसे दूर जा रही होती है, ठीक है। और पृथ्वी से किसी वस्तु की दूरी निर्धारित करने के लिए खगोलविद शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का उपयोग करते हैं। और ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाने के लिए जो है यह विचार आवश्यक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर डॉपलर शिफ्ट के बारे में जाने तो डॉपलर शिफ्ट को जो है डॉपलर प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। तरंग स्रोत के संबंध में गतिमान परिवेक्षक के सापेक्ष तरंग की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का संशोधन है। देखिए पिच में बदलाव, जिसे एक कार के पास आने और दर्शक से दूर जाने के रूप में सुना जा सकता है, डॉपलर शिफ्ट का एक विशिष्ट उदाहरण है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तारों की दूरी किस समय मापी जाती है? तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश फोटोन 1 जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है, और 1 प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और 1 प्रकाश वर्ष का मान जो है स्थिर होता है। 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष शब्द का प्रयोग जो है अक्सर खगोल भौतिकी में किया जाता है, तो विकल्प डी करेक्ट है। देखिए, प्रकाश वर्ष लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, ठीक है, और यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। और अधिक सटीक रूप से 1 प्रकाश वर्ष इतने किलोमीटर के बराबर होता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी और आरओ दोनों की। देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो है वाट। और अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, लेकिन एसआई इकाई नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट। कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। जैसे कि शक्ति का क्या है, मैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। शक्ति का वाट है, बल का न्यूटन है, प्रेरकत्व का हेनरी है, द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रतिरोध का ओम, ऊर्जा या काम का जूल, और समाई का फैरड। स्कूल में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और ध्वनि तरंगे पूछ ले तो अनुदैर्ध्य तरंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। तो तरंग की बात करें तो वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। तरंगे मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। देखिए, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होगी क्योंकि इसके घटक इसके प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी 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 है प्रेरकत्व का मात्रक। देखिए, प्रेरण यह चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर के आनुपातिक होता है। प्रेरण की यह परिभाषा एक चालक के लिए है, और प्रेरण को प्रेरकत्व के रूप में भी जाना जाता है। इसे जो है अंग्रेजी के कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हेनरी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। बात करें फैरड की तो फैरड धारिता का मात्रक है। वाट प्रति मीटर की घात 2 ये चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? देखिए, इस प्रश्न को यूपीपीएससी में जनरल साइंस में कई बार पूछा है, बस पूछने का तरीका बदला गया, और इसका उत्तर है न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड विराम अवस्था में है या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, तो वह विराम अवस्था या स्थिर गति से आगे बढ़ता रहेगा या वैसे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए या कोई बाह्य बल काम न करे। और इस परिकल्पना को जो है जड़ता के नियम के रूप में भी जाना जाता है। जड़ता का नियम पहले गैलीलियो गैलीली द्वारा पृथ्वी पर क्षैतिज गति के लिए तैयार किया गया था, और बाद में रेने डेकार्टेस द्वारा सामान्यीकृत किया गया। गैलीलियो से पहले यह सोचा गया था कि सभी क्षैतिज गति को प्रत्यक्ष कारण की आवश्यकता होती है। फिर भी गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से यह कहा कि गति में एक पिंड तब तक गति करता रहेगा या गति में रहेगा जब तक कि एक बल या किसी घर्षण के कारण जो है उसे विराम नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक एंगस्ट्रॉम का मान डैश है। माइक्रोन में पूछा, याद रखिएगा। मीटर में अगर पूछ लेगा तो उत्तर बदल जाएगा।
माइक्रोन में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। यह माइक्रोन में पूछ रहा है, मीटर में नहीं। यदि मीटर में पूछा होता तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और माइक्रोन में पूछा है तो 10⁻⁻4 मीटर, -4 माइक्रोन। ये कंफ्यूजिंग पेयर हैं दो। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर में पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर माइनस माइक्रोन में पूछे तो 10⁻⁻4 माइक्रोन। अब बात आती है एंगस्ट्रॉम क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉम जो है लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका जो नाम है वो एंडर्स जोनस एंगस्ट्रॉम, जो एक स्वीडिश भौतिकी विज्ञानी थे, उनके नाम पर रखा गया। और 1 माइक्रोन 1 मीटर का 1 लाखवां हिस्सा है, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पृथ्वी के किस बिंदु पर ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता पृथ्वी के किस बिंदु पर? पृथ्वी के केंद्र में, समुद्र की सतह पर, भूमध्य रेखा पर, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर? पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी नहीं है, डी है इसका आंसर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में जो है ग्रेविटी नहीं है। पृथ्वी का केंद्र ऐसा है कि यदि हम उस स्थान पर हैं तो हमारे आसपास के द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह पर संघनित माना जा सकता है, अर्थात पृथ्वी को एक गोलाकार आवरण माना जाता है। ठीक है, और एक गोलाकार आवरण के भीतर जाने पर क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है। चूंकि केवल क्षमता में परिवर्तन बल आरोपित करता है, तो इसका तात्पर्य है कि कोई बल है ही नहीं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। इसको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब फिलामेंट वाला, विद्युत इस्त्री यानी आयरन, ठीक है, और माइक्रोवेव। धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत ऊष्मक तो है, विद्युत बल्ब फिलामेंट वाला ये भी है, विद्युत इस्त्री यानी आयरन भी है, प्रेस जिसको बोलते हैं, और माइक्रोवेव नहीं है। माइक्रोवेव या ओवन, देखिए माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए जो है सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, इसलिए ठीक है, डी सही है। और माइक्रोवेव ओवन के संदर्भ में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 2500 मेगाहर्ट्ज यानी 2.5 गीगाहर्ट्ज होती है। और इस आवृत्ति में रेडियो तरंगे जल, वसा और शर्करा द्वारा अवशोषित होती हैं। जब उन्हें अवशोषित किया जाता है तो वे सीधे परमाणु गति या कंपन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार भारी गति या कंपन ऊष्मा में परिवर्तित होती है। कुछ अतिरिक्त चीज़ों के बारे में बात करें तो एक विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब फिलामेंट वाला, विद्युत आयरन एक विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, और ये जूल तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं सारे। एक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा उस ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, उस विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। जो जूते के सोल होते हैं उनको खांचेदार क्यों बनाया जाता है? जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, या जूतों की आयु बढ़ाने के लिए? देखिए स्लीपर कुछ समय पहनने के बाद घिस जाते हैं। ठीक है, तो फिसलन जगहों पर या जिस फर्श पे पानी पड़ा होता है आप गिर जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि घर्षण ही नहीं मिलता, पकड़ नहीं बन पाती, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, खांचेदार बनाए जाते हैं। देखिए घर्षण की बात करें तो घर्षण एक संपर्क बल है। जब दो सतहें जो है परस्पर संपर्क करती हैं, घर्षण बल एक ठोस वस्तु के दूसरे पर फिसलने या लुढ़कने का प्रतिरोध करता है। जूतों के सोल में उनके खोल को खांचेदार बनाया जाता है ताकि सतह को जो है खुरदरी बनाया जा सके, ताकि उनका प्रयोग जो है करते समय घर्षण बल बढ़ जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए वही है बारिश या गीली सड़क पर फिसलने के लिए। ठीक है, बाकी जो माचिस की तिलियां होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो कुछ माचिस की तिलियों को जलाते समय घर्षण लगता है,
और एक सिलेंडर में पिस्टन की गति घर्षण का अनुप्रयोग है। और बोर्ड तथा किताबों पर लिखना संभव हो पाता है क्योंकि पेन और बोर्ड के बीच घर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नीचे दी गई मात्राओं में कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है? वेग और विस्थापन, गति और वेग, गति और दूरी, गति और विस्थापन। समान एसआई इकाई है दोनों की, गति और वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो गति और वेग जो है एक ही एसआई इकाई के हैं। विस्थापन की यहाँ बात करें तो विस्थापन को आमतौर पर मीटर में संबोधित किया जाता है और लिया गया समय सेकंड में दर्शाया जाता है। इसलिए वेग मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वेग का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है और गति का जो एसआई मात्रक है वो भी मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अतः वेग और गति जो है एक ही एसआई मात्रक के हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अनुसार दूरी की एसआई इकाई क्या है? 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित करना। सूची 1, सूची 2 भौतिक और यह है राशियां। मात्रक होना चाहिए ना वहाँ तो। ठीक है, यह है भौतिक राशियां, यह है मात्रक। तो पदार्थ की मात्रा का क्या है, विद्युत धारा का क्या है, तापमान का क्या है, दीप्त तीव्रता का क्या है? एक तापमान का तो केल्विन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा जहाँ जहाँ 3 है उसको ढूंढिए। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। तापमान का केल्विन हो गया, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। सी का हो गया 4, नहीं बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3। तो बी का हो गया 4, सी का हो गया 3, एक ही में है केवल। ठीक है, तो बी हो गया इसका आंसर। और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। ठीक है, और दीप्त तीव्रता का हो गया कैंडेला। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो ये है भौतिक राशियां, यह है एसआई इकाई। द्रव्यमान का जैसे कि किलोग्राम होता है, लंबाई का होता है मीटर, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, और तापमान का हो गया केल्विन। और जिस अक्षर से अंग्रेजी के उनको प्रदर्शित करते हैं वो भी सामने लिखा है उसके। विद्युत धारा का एम्पियर अंग्रेजी के कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और दीप्त तीव्रता का होता है कैंडेला, सी डी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिमल, डेसिबल, सेकंड, वोल्ट। ये कई बार पूछा एग्जाम में प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। डेसिबल है। ठीक है, डेसिबल। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो ठोस, द्रव या गैस पदार्थों के माध्यम से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। और ध्वनि का जो एसआई मात्रक है वो है डेसिबल। ठीक है, इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पूछ ले, याद रखिएगा इसको। ऐसे भी लिखा आ सकता है, वहाँ पे गलत है, ये सही है। देखिए, मानव जो कान होता है और श्रवण प्रणाली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों का पता लगा सकती है। और एक फ़ोन जो होता है वो 1000 हर्ट्ज पर डेसिबल के बराबर है। ऑप्शन में था किलोग्राम केजी, सेकंड एस, एम्पियर ए। तो विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह का एम्पियर है। ठीक है, या धारा का, समय का सेकंड है, द्रव्यमान का किलोग्राम, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे फिजिक्स के, भौतिकी के, इंपॉर्टेंट है साइंस का टॉपिक। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। देखिए, 17 वर्ष 2017, 18, 16 तक की बात करें तो जनरल साइंस के 30 प्रश्न भी पूछे गए हैं। और 15-14 में तो आलम था कि 36 प्रश्न आए जनरल साइंस के। पिछले कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों में संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी जो है 22 से 25 या 20 से 22 तक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में साइंस के। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।